वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और खुशियाँ, दिल भी खुश क्योंकि आज हम 145वीं सालगिरह मना रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और उसको सेलिब्रेट हर कोई अपने अंदाज में कर रहा होगा। हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने चरागा भी की है, कुछ लोग जो है वो कुमकुमे लगाते हैं, रात में एक अलग रोशनी होती है और ये दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होता है क्योंकि हमारे जो है बानिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज पैदा हुए थे और ये खुशियाँ होती क्यों ना खुशियाँ मनाएं। और हमने खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट की अपने गेस्ट को बुलवा के और डिबेटर कंपटीशन का इनेकाद करके और यहाँ पर स्कूल के बच्चों को बुलवा के हमने कहा है कि आज आप बच्चों वो बात करें जो सबके दिल में उतर जाए और ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए हमने ट्रॉफीज भी रखी हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी रखे हैं और आज जो टॉपिक है, जो मौजू है, गुफ्तगू है, ये मौजू है, इस डिबेट है वो ये है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज का पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे जो है 7 नंबर पर है, 7 मेरे ख्याल में आप आ चुके, सॉरी 8 नंबर पे मुजम्मिल, नहीं सॉरी हमारे पास 7 नंबर पे अब्दुल राफे फ्रॉम आयशा भवानी से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। फुल तैयारी पे? यस। गुड है जी, चलो बिस्मिल्लाह करें। वो सामने आपका कैमरा। अच्छा एक मिनट रुक जाए, मेरा बच्चा, एक कॉल आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जरा सा आवाज कम आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सभी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं महरीन बात कर रही हूँ। जी तहरीन, क्या कहना चाह रही है मैम? महरीन मसूद बात कर रही हूँ। महरीन जी, महरीन जी कैसी हैं आप? आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है सभी। आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम उन्हें बताएं कि हमारे कायद का पाकिस्तान क्या है और कैसा होना चाहिए। बच्चों के अंदर ये सोच को उजागर करना और उनको बताना कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना था और हम लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए है। आपका टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने इसके ऊपर यकीनन सोचा, तैयारी भी बहुत अच्छी की है। आपने बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स भी बुलाए हुए हैं माशाल्लाह से अपने यहाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इस काविश को जो है वो जरूर कामयाबी मिलेगी और बच्चे जो है वो पाकिस्तान का असल मकसद जो है वो यकीनन समझेंगे। बेशक, बहुत शुक्रिया और बयान भी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब्दुल राफे की जानिब फ्रॉम आयशा भवानी। बिस्मिल्लाह कीजिए चंदा। आंखों में लहू के ही इजहार करें क्यों, आंखों में लहू के ही इजहार करें क्यों, ये होठ ये अल्फाज किसके लिए हैं। सदर अली वक़ार और हाज़रीन मोहतरम, वो ज़ालिम मिल्लत जिन्हें आज आलम इस्लाम कायद-ए-आज़म के नाम से याद करता है, 25 दिसंबर 1876 को एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान रवाना हुए। वहाँ से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। अपनी कौम की तर्जुमानी करने के लिए वतन वापस आए तो उस वक्त आपकी कौम हिंदू और फरिंग की दोहरी गुलामी की चक्की में पिस रही थी। ऐसा शख्स जिसके दिल में अपनी कौम का दर्द मौजूद हो, जो अपनी कौम को अजमत की बुलंदियों पर ले जाए, सदियों में कहीं एक पैदा होता है। तूने इस बाग को सींचा है अपने लहू से, तूने इस बाग को सींचा है अपने लहू से, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके। सदर अली वक़ार और हाज़रीन बातमकीन, हमारे कायद-ए-आज़म को खुदाए अजीम ने कायदाना सलाहियतें, हद दर्जा ईमानदार, बाअसूल, ठोस और गैर जज्बाती अंदाज का हामिल बनाया था। आप चाहते थे कि आपकी कौम, आपके गयूर शहरी, काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी, बाहिम्मत असूल परस्त मुसलमान, आपकी जिंदगी, शख्सियत, इफ्कार, फराख और खुद एतमादी का नमूना बने। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिन्ना। सदर महफिल, वक्त का तकाजा है कि हम खलूस दिल से ये अहद करें कि कायद-ए-आज़म जिस किस्म के मुल्क और कौम की ख्वाहिश रखते थे, हम वो नमूने की कौम बनकर दिखाएं। कायद-ए-आज़म हमें जैसा पाकिस्तानी देखना चाहते थे, आइए अहद करें कि हम वैसा ही बनकर दिखाएं। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। इस वक्त हमारे दरमियान अब्दुल राफे फ्रॉम आयशा भवानी से थे। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मुजम्मिल जंजुआ कराची कैडेट स्कूल से। प्लीज आ जाइए। मैं बात करूंगी जुनेद से। डिबेट में क्या क्या चीजें, मतलब क्या इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक डिबेट, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिबेट हम कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं या डिक्लेमेशन, ये 3 फॉर्मेट हैं पब्लिक स्पीकिंग के। इन शॉर्टली इनकी डिफरेंट टेक्निकलिटीज हैं। यानी कि तकरीरी मुकाबला कह सकते हैं। तकरीरी मुकाबला जो है आज जो हो रहा है, स्पीच कंपटीशन है, तो इसमें आपका अंदाज़े बयां
देखा जाता है, आपके तलफ़्फ़ुज़ देखे जाते हैं, आप माइक का इस्तेमाल देखा जाता है, रोस्ट्रम का इस्तेमाल देखा जाता है, और उसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका मवाद कैसा है। ओह। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी जजमेंट पर असरअंदाज और होती सब पे भारी होती है आपकी फीलिंग। जी, सब पे भारी होती है। चलिए जी, इस वक्त मौजूद है मुजम्मिल जंगजू कराची कैडेट स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो चंदा? ठीक है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मौजू है गुफ्तगू है ईमान इत्तिहाद तंजीम। सदर अली वकार। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो आधी उड़ान बाकी है। ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सदर अली वकार। कायद आज़म मोहम्मद अली जीना हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफर करते हुए एक कॉलेज का दौरा करते हैं। तालिब अपने कायद को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक सवाल उठता है, जिना साहब कैसा होगा हमारा पाकिस्तान? जिना साहब उनके सवाल को जवाब बदलते हुए कहते हैं कि आप में से कितने बच्चों के पास साइकिल मौजूद है? अली वकार बेशतर हाथ उठते हैं। फिर जब जिना साहब पूछते हैं कि आप में से कितने बच्चों की साइकिल पर कानून वक्त के मुताबिक लेंस लगे हुए हैं, एक हाथ उठता है। जिना साहब देख करके उठते हैं कि तू है पाकिस्तानी, तू है कानून का पासदार, ऐसा होगा मेरा पाकिस्तान। ईमान इत्तिहाद तंजीम तो भूल गए हम। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से पूछ। ईमान इत्तिहाद तंजीम भूल गए हम। सदाई वकार। ईमान इत्तिहाद तंजीम। बात करें ईमान की, वो हमें है नहीं। बात करें तंजीम की, वो भी नहीं है। बात करें इत्तिहाद की, वो तो नजर ही नहीं आती। मगर अली वकार, आज से 70 साल पीछे नजर दौड़ाइए। कायद आज़म मोहम्मद अली जीना इस ईमान इत्तिहाद तंजीम की जदोजहद करते हुए नजर आते हैं। आप बीमार हो गए, डॉक्टर कहते हैं कि आपने 24 घंटे का 16 घंटे आराम नहीं किया तो आप 16 मिनट भी नहीं जी सकते। मगर जीना साहब मोहम्मद अली जीना कहते हैं कि मेरा मरना भी मेरा काम है, मेरा जीना भी मेरा काम है। आप ट्रेन में सफर करते हैं, डॉक्टर कहते हैं अगर आपने ट्रेन में सफर किया तो आप मर जाओगे। मगर ईमान इत्तिहाद तंजीम का पैगाम लेकर ट्रेन में सफर करते हैं। एक स्टेशन जाकर पहुंचते हैं, लोग ज़ारो ज़ार से आते हैं, कहते हैं कि लोग ज़ारो ज़ार से आते हैं, कहते हैं जिना साहब कोई पैगाम, कोई नसीहत। जिना साहब कहते हैं जिना साहब कोई पैगाम, कोई नसीहत। अली वकार काफी स्टेशन खुले जाते हैं, आप थक कर सो जाते हैं। फिर रवाना होकर ऐसा स्टेशन आता है, लोग आ जाते हैं, कहते हैं जिना साहब कोई नसीहत कीजिए, कोई एडवाइस दीजिए। जिना साहब फातिमा जिना आती है, कहती हैं कि उठिए भैया आप लोग के मुंतजिर हैं। जिना साहब अपनी आंखों को मलते उठते हैं, अपनी बोगी का दरवाजा खोलते हैं और गुस्सा नहीं करते कि क्यों मुझे गहरी नींद से उठाया, क्योंकि उनका मकसद ही यही था, ईमान इत्तिहाद तंजीम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। लोग सामने खड़े हैं, बूढ़े बच्चे जवान खड़े हैं और कहते हैं जिना साहब कोई नसीहत कीजिए, कोई एडवाइस कीजिए। जिना साहब कहते हैं कि जाओ, जिस तरह तुमने जैसे मुझे उठाया गहरी नींद से, जो मेरी कौम सो रही है उससे भी उठा दो, उससे भी पैगाम तो ईमान इत्तिहाद तंजीम का। सदर वकार, मेरे पास टाइम कम है, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन चंद अल्फाज से करना चाहूंगा कि अगर मैं बेसती पाकिस्तानी यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर हम कायद आज़म के इन चंद अल्फाज पर अमल करना शुरू कर दें तो रब कायनात की सब दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। परेशानी का आलम है, न जीते हैं न मरते हैं। परेशानी का आलम है, न जीते हैं न मरते हैं। खोल आंख सूरज देख, फलक देख, फिजा देख। खोल आंख सूरज देख, फलक देख, फिजा देख। इस मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त मुजम्मिल जंगजुआ फ्रॉम कराची कैडेट स्कूल से थे। अच्छा जी, हमारे पास 9th नंबर पे है साइमा शाकिर फ्रॉम आगा खान स्कूल से। एक लफ्ज में कहना चाहूंगी, आप आ जाए, जब तक जुनेद से मैं बात करना चाहूंगी। जुनेद, एक होता है कि कोई मोटिवेशनल मैसेज देना, तकरीर में उसको किस तरह बयान किया जाए, उसका भी कोई सिस्टम? बिल्कुल यही बात है और बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है आपने। तकरीर में और मोटिवेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। मोटिवेशन में हम लोगों के जज्बात की पासदारी करते हैं, लोगों के अंदर जज्बात पैदा करते हैं। लेकिन जो तकरीर में आप कोई दलील देते हैं ना, तो दलील में होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी अगर मैं बोलूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, ये जुमला नहीं है, इसके साथ पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स वो एक दलील बनती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए।
تو یہ ہوتی ہے تقریر کا نقطہ. کیا آپ کے بات. فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے اس میں. کیا باتیں چلیں جی, پورا بریف انہوں نے کر دیا جی. ہمارے پاس موجود ہے سائمہ شاکر فرام آغا خان اسکول سے. جی بسم اللہ کیجیے گڑیا. صدر علی وقار اور میرے تمام سننے والے سامعین اور حاضرین و ناظرین کو میرا السلام علیکم. آج کا میرا موضوع ہے قائد اعظم کا آج کا پاکستان. قائد اعظم آؤ ذرا دیکھو تم, قائد اعظم آؤ ذرا دیکھو تم, دیکھو اپنا پاکستان جس کی بنیادوں کی خاطر لاکھوں نے دی ہے اپنی جان, جس کی خاطر کھیت جلے کھلیان جلے, ماؤں کے سینے چاک ہوئے جب کریل بیٹے خاک ہوئے, پرواز پرندے بھول گئے احساس کے جھرنے سوکھ گئے. آؤ قائد اعظم دیکھو تم, دیکھو اپنا پاکستان. صدر ذی وقار ذرا رخ بدلیے اور سنیے. بے اثر ہو گئے حرف نوا تیرے بات, بے اثر ہو گئے حرف نوا تیرے بعد, کیا کہے دل کا جو حال ہوا تیرے بعد. تو بھی دیکھے ذرا دیر کو تو پہچان نہ پائے کیسے بدلی کوچے کی ہوا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی, ہم سے ایک خواب نہ سنبھالا گیا تیرے بعد. کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی تھی جس کی تمنا یہ شہر وہ تو نہیں, قائد کی تگدو کا ثمر یہ تو نہیں, کہیں مسلے ہوئے کہیں کچلے ہوئے جسم, اقبال کا وہ خواب نگر یہ تو نہیں. سیاست کے نام پر اس پاکستان کو لوٹنے والوں, مذہب کے نام پر فساد برپا کروانے والوں, جیے سندھ جیے پٹھان جیے مہاجر کا نعرہ لگانے والوں, مسلم شیعہ کا فساد پھیلانے والوں, انسانیت کو جوتے تلے روندنے والوں, فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں, یہ پاکستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے, سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے, گھر بار چھوڑ کے سر و سامان چل پڑے, اور قائد ملت بھی چلے ہونے کے قربان, کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان. صدر علی وقار, آج قائد اعظم کی پاکستان کی جگہوں پر بلڈر مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے. کہیں پر شوگر مافیا ہے تو کہیں پر کچروں کے ڈھیر, ابلتے ہوئے گٹر, یا تو پھر گیس بجلی غائب. آج کے پاکستان کو نائل حکمرانوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج کے پاکستان کو انصاف نہیں ملتا, ملک کے ہر شعبے میں کرپشن کا راج ہے. جناب صدر, قائد اعظم نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اپنے ملک میں علم کو بڑھاؤ, لیکن آج تعلیم کے نام پر تمام تعلیمی ادارے پیسے بٹور رہے ہیں. جناب صدر وقار, اختتام کی طرف جاتے ہوئے بس میں اپنی قوم کو قائد اعظم کا یہی پیغام دوں گی کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں. قوم کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا, اب یہ قوم کا کام ہے کہ اس کو تعمیر کرے. نوجوان اس قوم کا سرمایہ ہے, علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو میں آپ سب کو مصروف عمل رکھنے کی تاکید کرتا ہوں, کام کام اور بس کام. بنیں گے سوال سرے عام نہیں سوچا تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے انجام نہیں سوچا تھا. وہ آزادی جس کی خاطر لہو پانی بن گیا, ہوگی سرے بازار نیلام نہیں سوچا تھا. غریب کی آہ کو مغربی سازوں میں چھپا کر پیئیں گے عیاشیوں کے جام نہیں سوچا تھا. جس نے شعور کی نعمت سے نوازا ہم کو, بھولیں گے اسی کا پیغام نہیں سوچا تھا. شکریہ. کیا بات ہے. اس وقت سائمہ شاکر موجود تھی ہمارے درمیان فرام آغا خان اسکول سے, اور نیکسٹ کنٹیسٹنٹ نمبر 10 پہ جو ہیں وہ ہیں نیہا موجود ہیں آغا خان اسکول سے. پلیز آ جا نیہا. جنید, میں ایک دیکھ رہی تھی کسی چیز کی عکاسی کرنا یا ایگزامپل دینا, تو اس کا بھی انداز بیان ایک الگ ہے. ہم کسی کی مطلب ایگزامپل کے طور پہ بات کریں یا ان کا بیان کریں تو یہ ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. بالکل, پبلک سپیکنگ میں اس کا ایک خاص, اس کو ایک نام دیا جاتا ہے منظر نگاری, جس کو ہم ڈیکلیمیشن کہتے ہیں. تو اس میں آپ پوری ایک جو بھی واقعہ سانحہ ہوا ہے اس کی ایک منظر نگاری کرتے ہیں, اور وہ بھی ایک فارمیٹ ہے پبلک سپیکنگ کا. تو اس کا تھوڑا فارمیٹ ڈیفرنٹ ہے, اس کو کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ اس میں جی اس وقت ہم اویلیبل نہیں ہیں, ہم اس وقت موجود نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر اس وقت فار ایگزامپل اگر میں صبح جب بات کری تھی تو میں نے کہا ابھی زیادہ کروں گی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے. جب میں نے کہا جب ملک بنا, دو تقسیم ہوا, تو لوگ ایک دم ہمیں گفٹ کے طور پہ تحفے میں ہمیں تو مل گیا, لیکن جب میں ان کی باتیں کرنے لگتی ہوں تو میرے جذبات پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. میں نے کہا عورتوں کے دوپٹے چھینے گئے, بہت کچھ خون ریزی ہوئی, اور پھر اپنے کچھ لوگ اپنوں کو وہاں چھوڑ کے آ گئے, اتنا بڑا جگر ہوا. تو لوگ کس طرح بے ساز و سامان, کیا بولوں, وہ جب میں یہ اپنے وہ بریف کری تھی تو میرے اپنے اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ آ گئی تھی. تو وہ جو عکاسی کرنا اس وقت کیونکہ اویلیبل میں تو نہیں تھی وہاں پر, لیکن وہ جو چیزیں سنی وہ ہمارے اندر
وہ جو ہمیں ویڈیوز میں پکچرز میں یا ہمارے والدین نے یا ہمارے بڑوں نے بتایا تو ہمیں فیل ہونے لگ جاتا ہے, اس چیز کو فیلنگ میں آ جاتا ہے. بے شک صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تقریر کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ جذبات, وہ منظر دوبارہ یاد کروانا کہ ہم کیا تھے اور آج ہم اس پیغام کو تاکہ ہم اس کی قدر کر سکیں. جی میم. ایسا ہی ہے بیسکلی تقریر کرنا یا لفظوں کا چناؤ کر کے اس کو بیان کرنا, آپ اپنی بھی اور جس کے بارے میں آپ اپنی رائے واضح کر رہے ہیں اس کی بھی ایک کہتے ہیں نا ایک سین, ایک سیناریو بنا کے آپ اپنے لفظوں میں لا کے بیان کرنا, یہ تقریر ہے. یہ تقریر ہے, اپنے لفظوں میں بیان کرنا یہ تقریر. یہ پھر لے گئی ہمارے لفظوں کو آگے لے کے چلے گئی نیہا جو ہے اس وقت آغا خان اسکول سے. جی نیہا بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا موضوع ہے قائد اعظم اور آج کا پاکستان. میں آج اپنی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے کروں گی. ہمت کے ساتھ زندہ رہنا اور لازوال شہرت چھوڑ کر مرنا بہت خوبصورت چیز ہے. اور جناب نظر قائد میں چند الفاظ پیش کروں گی. وہ صحرا میں گمانوں کے سمندر کا یقین کا ایک سمندر تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی, ہم پنجابی, ہم پٹھان, ہم بلوچی ہے. نہیں, ہم مسلمان ہیں. ہمارے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے, ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ اور اللہ کی کتاب اور شریعت ہے. بچوں اب مت انتظار کرو کسی اور قائد اعظم کا, اب میں نہیں آ سکتا. اب یہ ذمہ داری تم ہی کو سنبھالنی ہے. آخر کب تک تم یوں ہی انتظار کرتے رہو گے؟ تم بڑے ہو گئے ہو, صاف کر دو اس گھر کو ہر گندگی سے. اپنے کردار پہ پردہ ڈال کے ایک بار ہر شخص ہی کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. جی ہاں سدیسی شعور, آج میں فرون وقت سے کہتی ہوں کہ آؤ آج میں تمہیں آج قائد اعظم کا پاکستان دکھاتی ہوں. قائد اعظم 1947 میں فرما گئے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی قوتوں پر ناز ہوگا, اور ہاں آج پاکستان کو اپنی فوج پر ناز ہے. میجر عزیز بھٹی, راشد مناز, سرفراز احمد, عبد المجید, ہاں وہ 29 سرفروش ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں ایم ایم عالم کو جس نے صرف 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جہاز مار گرائے, کیونکہ یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان. قائد فرماتے ہیں کہ نوجوانی مستقبل کا سرمایہ ہے, تو ابراہیم, شاہد علی, فاطمہ اور نگار ہم ہی ہے کیونکہ یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان. ہم ایٹمی قوت ہے, چھٹی بڑی فوج ہے, کپاس و گندم کی اعلیٰ پیداوار اور 5 دریاؤں کے مالک اور زرخیز زمین سے مالا مال ہے. جناب صدروں میں فرون وقت سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے ہندوستانی سرزمین پر 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر اسے پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا. اگر ہم جذبہ قومیت سے اتنے ہی آری تھے تو ہم نے کیسے 20 لاکھ اردو اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کو گلے سے لگایا. اگر ہم معیشت کا تصور نہیں کر سکتے تو ہم نے کیسے کرونا سے نمٹ کر کامیاب ترین ماکسی موضع دکھایا اور عالمی قوت پر خوف طاری کر دیا. اگر ہم سیاست کو چننے میں قابل نہیں تو ہم نے کیسے ہندوستانی مداحیہ کو چھوڑ کر محمد علی جناح کو اپنا قائد اعظم چنا. اگر یہ سرزمین علم و عقل سے باز دی تو کیسے ہم نے عبدالسلام عبد القدیر جیسے دماغوں کو جنم دیا. بس صدر زیوکار, اب میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیراں, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے ایسا. اور قائد اعظم نے فرمایا, ہم نے یہ پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا, بلکہ مسلمانوں کا پروگرام تو قرآن مجید میں موجود ہے, اور ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تاکہ ہم اس ایسی زمین پر تجربہ گاہ چاہتے تھے جو اسلام کے اصولوں کو آزما سکے. ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے سنے اور پڑھے. ہم مسلمان کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی اور پروگرام پیش نہیں کر سکتی. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی پیارا اور بہت ہی پیارا انداز اور لفظ بھی بہت اچھے انہوں نے کہے. نیہا موجود تھی فرام آغا خان اسکول سے. جی جنید. اندازے بھی بہت کمال تھا. جذبات کی میں بات کر رہا تھا, آج تھوڑے کم دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے, سے بھرپور ہماری تو بچی تھی. جذبات سے بھرپور تقریر تھی. چلو نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو بلواتے ہیں, انس جاوید کو ناسا اسکول سے. جذبات آپ کی ماشاءاللہ پارٹی بھی ہے آف کورس. جذبات ادھر جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی, ادھر پھر پراپر طریقے کی ضرورت ہوتی. کیا کہتے ہیں, جب ظاہر سی بات ہے بہت ساری آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جذبات ہو کے تو پھر دل کرتا ہے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ ظلم کیا, اس کو تو چھوڑنا نہیں. کیا کرنا, پر جذبات کرنا. میں اس چیز سے آپ کی اتفاق نہیں رکھتی.
जज्बात होंगे तो आप अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हो सकते हैं। अच्छा, जज्बात के बगैर कोई फील्ड, कोई काम, कोई नजरिया नहीं चलता। बात खत्म करी थी इन्होंने बिल्कुल। मैंने कहा शायद ये बोले नहीं जज्बात नहीं, जज्बात फील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे दरमियान इस वक्त अनस जावेद फ्रॉम नास्ता स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। दलील सुबह तर भी सही ये सन्नाटा, मगर पहाड़ सी ये रात कट चुके तो कहूँ, बस निकाब पिन्हा ही सही ये उरू से सहर, मगर ये पर्दा जुल्मात हट चुके तो कहूँ। जनाब सदर, कल पूरी कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम विलादत मनाने जा रही है। मौके की मुनासबत से मुझे उनका फरमान याद आ रहा है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम रहेगा। कायद के इस फरमान में कायम रहने से मुराद वतन अजीज का वजूद है, जो इंशाअल्लाह ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा। जनाब सदर, हम बड़ी खुश उम्मीद कौम है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी हमारे नारे हमें ना सिर्फ जिंदा रखते हैं बल्कि सर उठा के चलने की हिम्मत भी देते हैं। आज से 74 साल पहले मेरे कायद ने इस वतन अजीज को 1 साल तक ना सिर्फ सच की बुनियाद पर चलाया बल्कि दुश्मन के अज़ाइम को ज़ेर किया और कौम की हिम्मत को सवासेर किया। लेकिन आज मेरे इस प्यारे वतन की जो हालत ज़ार है वो बयान करते हुए मेरा दिल लरज रहा है कि बकौल शायर, बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूं अगर मैं सच तो मार देंगे मुझे लोग। मौत तो मुकद्दर है ही तो क्यों ना आज ज़मीर की आवाज़ सुनी जाए। जनाब सदर, हम सब जानते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान नहीं बल्कि हमने सीसा पिलाई दीवार को बेसाखियों तक पहुंचा दिया है। जनाब सदर, जैसा मैंने कहा कि हम बड़ी खुश उम्मीद कौम है, तो मेरा ये ख्याल भी इस खुश उम्मीदी की जिंदा मिसाल है। लेकिन अंदर से उठती हुई ज़मीर की आवाज़ें हमें आईना दिखाने के लिए बेताब रहती हैं। वतन अजीज में पे दर पे होने वाले अफसोसनाक वाक़यात हमारे ज़मीर को झंझोड़ते हैं। जनाब सदर, ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में कायद ने फरमाया था, पाकिस्तान की बुनियाद समाजी इंसाफ और इस्लामी सोशलिज्म पे होनी चाहिए, जो इंसानी हुकूक और मसावात पर जोर देता है। लेकिन आज अपने वतन अजीज में जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफी को पनपता देखते मेरी आंखें कायद को तरस रही हैं कि बकौल शायर, बेअसर हो गए सब हुर्फ नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हुर्फ नवा तेरे बाद, क्या कहें जो ऐवाले दिल हुआ तेरे बाद। हमने आज अपना किरदार दुनिया की नजरों में मशकूक बना दिया है। हम कायद के फरमान को तो क्या याद रखते, हमने तो इस्लामी तालीमात को भी भुला दिया है। वो इस्लामी तसव्वुर जो कायद ने हमें दिया था हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमने दामन को तोहमतों से भर लिया और ये बात भूल गए कि लगे जो दाग दामन पर हमेशा रहता है। हजारों नेकियां कह लो मगर तोहमत नहीं जाती। जनाब सदर, हम ईमानदारी सिर्फ हुक्मरानों में देखना चाहते हैं, मगर हमारा अपना किरदार न मिलावट को बेईमानी मानता है और न नापतोल में कमी को। जनाब सदर, हम को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कैमरे की आंख पे तो नजर रखते हैं मगर उस नजर से नहीं डरते जो हर वक्त हमें देख रही है। जनाब सदर, मुल्क पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए ना सिर्फ मुखलिस हुक्मरान की जरूरत है बल्कि मुखलिस कौम की भी जरूरत है। और वो जो वादा हमने कायद से लिया था वो तो सिर्फ मिली नगमों तक महदूद है कि बकौल शायर, और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब न संभाला गया तेरे बाद। शुक्रिया। शुक्रिया माशाल्लाह। अनस जावेद इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है नास्ता स्कूल से। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मोहम्मद मुर्तजा GCT हिलाल स्कूल से। प्लीज आप आ जाए मोहम्मद मुर्तजा GCT हिलाल स्कूल से। जी सर। जुनैद साहब, सर, बच्चों की सही चल रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं? बेहतरीन कर रहे हैं। अशार में अगर ये इकबाल को ठीक है। पढ़कर आते तो वो मेरे ख्याल में और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। अशार में थोड़ी कमी लग रही है, ओके, जज्बात में कमी लग रही है, बाकी तकरीर खूब हो रही है। असल में एक हमारे मुल्क में एक 14 अगस्त, 6 सितंबर, 25 दिसंबर ऐसा है ना, ऐसा ही है। तो 11 सितंबर, 9 नवंबर अल्लामा इकबाल का दिन, तो हमने इन डेज के ऊपर जब हम मुकर्रर हो जाएंगे, मक्तस कर लेंगे, तो बच्चों की वो चीज़ नहीं रहेगी। एक्टिविटी एक साल के बाद या साल में 6 बार की जाए तो वो फिर फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, वही बात है। फिर आपका मुताला अच्छा होना चाहिए। जितना आपका मुताला अच्छा होगा आपके पास इंतखाब ज़्यादा होगा। आपकी जो शायरी होती है, आप इकबाल को ना पढ़ें, आप फैज़ साहब को पढ़ें, क्योंकि इकबाल को समझना वो बच्चों का उस लेवल पे बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप हबीब जालिब को पढ़ें, बहुत सारे इनकलाबी शायर हैं, उनकी नज़में, उनकी लिखी हुई गज़लें जब आप अपनी तकरीर में शामिल करते हैं तो आपकी तकरीर खूबसूरत हो जाती है।
اور وہی خوبصورت تقریر آپ پھر جیت کر جاتے ہیں. اچھا میم، جس سے بہت ساری ڈرامے میں کام کرنے کے لیے بھی ناپا ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہے، سنگنگ کے لیے بھی لوگوں نے اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ بنائے. کیا تقریر میں بچے کے شوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی اکیڈمی گورنمنٹ لیول پہ یا کچھ ایسا سوچا کہ یار ان بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. جب ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اکیڈمی ہے اور کوئی نہ کوئی فیلڈ ایک مقرر کر دی گئی ہے تو ایسا ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. انہیں آگے جا کے اپنے ملک کی تصویر دشمن ممالک کو دکھا کے ڈرانا بھی تو ہے. ایسا ہی ہے. میں یہاں ختم ہو جاتی ہوں یار. ان کے پاس الفاظ کا چناؤ واقعی میں عکاسی کرتے ہیں، الفاظ عکاسی کرتے ہیں. ہمارے ترجمان ہیں یہ الفاظ. جب آپ اور بیدار کرتے ہیں یہ الفاظ. ایسے ہی تو نہیں کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ قلم کی طاقت جو ہے نا وہ ساری قوم کے لیے، اسے کھڑا کرنے کے لیے، اسے آگے بڑھنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے قلم کی طاقت جو ہے نا وہ بے انتہا ضروری ہے. اور یہ قلم میں جو الفاظ، قلم سے کیا کیا جاتا ہے؟ الفاظ کا چناؤ لکھا جاتا ہے. تو وہ الفاظ جب ادائیگی میں جاتے ہیں اور پھر اس میں لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں تو قومیں بیدار ہوتی ہیں. چلے جی ہم چلتے ہیں. اس وقت محمد مرتضیٰ فرام اسکول ہے GCT ہلال اسکول. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. جناب عالی، پاکستان کا تصور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں زندہ کیا، اور دو قومی نظریے کا نعرہ اور سوچ مسلمانوں میں اجاگر کیا. سامعین مکرم، بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اس نظریے کے لیے اپنی جد و جہد کو بروئے کار لایا. تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے لازوال قربانیاں پیش کی. تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں نے لازوال قربانیاں پیش کی. مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی آبیاری کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا تاکہ ایک ایسا خطہ حاصل ہو جس میں لا الہ الا اللہ کی فضا ہو. سامعین مکرم، قائد اعظم محمد علی جناح ہر فرد کے لیے رول ماڈل تھے. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک آواز پر سب کے سب یک جان یک آواز تھے. جی ہاں سامعین مکرم، قائد جب قائد اعظم ہوگا تو اس کے چاہنے والے اس سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے ہوں گے. سامعین مکرم، اگر میں آج کے پاکستان کی بات کروں تو آج کے پاکستان کے اندر، آج کے پاکستان کا جب نعرہ لگا تو معیشت ڈگمگانے لگی. پاکستان کی بات آتی ہے تو پورے ملک میں اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا اس ملک میں مہنگائی عروج پر ہے. سامعین مکرم، ہمیں وہ ملک چاہیے جس میں میرے رب کی بادشاہی ہو، جس میں میرے اللہ کی حکمرانی ہو، جس میں اللہ کی حکمرانی ہو، لا الہ الا اللہ کا قانون ہو. اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے سلف نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں. آج ہم ان قربانیوں کو بھول چکے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے، عظیم مقصد عظیم لوگو، عظیم مقصد عظیم لوگو، خراج تم کو میری صدی کا. عظیم مقصد عظیم لوگو، خراج تم کو میری صدی کا. سامعین مکرم، آج ہمیں چاہیے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس نعرے کو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اس نعرے کی تکمیل و تعمیر کریں تاکہ ملک پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو. واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا. آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا. پاکستان زندہ باد. زبردست. مزمل اس وقت محمد مرتضیٰ GCT سے ہلال اسکول سے موجود تھے. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ آ جائے مزمل، کون نے؟ منہال. آ جاؤ بیٹا منہال، آ جاؤ آپ. منہال عبد الشاکر، منہال
अब्दुल शकूर, मिनाल अब्दुल शकूर। अच्छा बेटा इनको जरा सा कीजिएगा, बच्ची को मैं इनसे बात करती हूँ, JCT हिलाल स्कूल से, ठीक है। अच्छा जी जुनेद साहब, हमेशा कायम रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर हमारा ये मुल्क कायम किया गया। इसमें जनाब साहब उन्होंने जो उसूल बताए थे वो मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ। उन्होंने एक बोल दिया जब जुमला के वो 3 उसूल जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो हमारे अंदर होंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो पाकिस्तान को ख़त्म कर सकती है। फिर उन्होंने कुछ और सुनहरी उसूल भी बता दिए उसके साथ साथ कि अगर हम माशरे में नहीं बटेंगे जी। हम, उन्होंने कहा एक खिताब में कि हमारे अंदर कोई भी सिंधी, पंजाबी, बलोच, बंगाली नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए। तो जब तक हमें इस बात पर फ़ख्र होगा पाकिस्तान कायम और दायम होगा। बेशक। अच्छा मैम, ज़बानों में क्या वाकई में हमारी इतनी तो ज़बानें अगर देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा है। अगर हमारे मुल्क में, मेरे ख्याल पाकिस्तान में जो है वो इलाकाई ज़बानें बेशक हमारे अपने पाकिस्तान में हम लोग वेलकम करते हैं, तो क्या ज़बानों की कोई तकसीम का इफ़ेक्ट होता है हम लोगों के ऊपर? देखिए, ज़बानों की तकसीम को करने वाला कौन? ठीक है, हम खुद। ओके। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान सब महाजरीन थे, ओके, सबने हिजरत की थी। ठीक है, तो आज हम ज़ुबानों में तकसीम क्यों? ओके, हम महाजरीन थे, मुसलमान हैं और एक कौम है। वो हर शहर की कहते हैं या कौमियत की एक अपनी ज़ुबान है और बहुत एहतराम करते हैं हम हर अपनी ज़ुबान को, क्योंकि वो सब हमारी अपनी है, क्योंकि वो सब पाकिस्तानी हैं। यानी कि मैम आपके कहने का मकसद है कि जब हम लोग तकसीम होके इधर आए तो फिर हम सभी महाजर हैं। सभी महाजिर हैं। आप सोचें ज़रा हाँ। कि जब पाकिस्तान आज़ाद मुल्क करार दिया गया और आज़ाद हुआ तो पहले मैं से ठीक है, देखिए जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक हिस्ट्री है उनकी, ठीक है, पीर साहब सूरिया बादशाह, जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके और कफन और वतन का नारा लगा के ये मुल्क आज़ाद करवाने में मोहम्मद अली जिन्ना का साथ भी दिया। बड़ी बात। और मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान उनके अपने वकील भी थे। बड़ी बात, बड़ी बात। यही ना, तो मैं ये समझती हूँ हम सब महाजर हैं। सब महाजिरीन ही हैं, क्योंकि सब ने हिजरत की, सब आए, सब लुटे और सही। सभी तकलीफों के बंजार बने, एक ठीक। तकलीफों के पिंजरे से आज़ाद किए गए। तो फिर हम जुबानों में तकसीम क्यों और किसी एक को क्यों भूल जाते हैं? क्यों? ओके, जब सब आए थे तो सब हैं। सब हैं, बात खत्म होगी। सब ही आए थे, सब ही हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं जो है मिनाल अब्दुल शकूर। क्या सही बोला मेरा बच्चा? मेरा सोना शहजादा JCT स्कूल हिलाल स्कूल। जी बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। इजाजत है? हाँ हाँ इजाजत है। सदर आली वकार, असरे हाजिर में जब मैं इंसानों को इस पाक सर जमीन पर आजादी से जीते हुए देखती हूँ तो अपनी नजरों को 73 साल कबल माजी में ले जाती हूँ। क्या अली वकार, बड़े सगीर की वो सरजमी जहाँ पर माओ को उनके बिछड़े हुए बेटों का गम सताता है, जहाँ पर बाप अपने कमजोर कांधों पर बेटों की लाशें उठाए फिरता है, जहाँ बहनों की इज्जतें सरेआम पामाल होती है, तो कहीं पे नौजवान राजाओं, महाराजाओं और नवाबों की जलालत से महव होकर गुलामी की जंजीर को अपनी तकदीर समझ बैठते हैं। क्या अली वकार, फिर मंजर बदलता है और मैं जिना की आवाज पर लब्बैक कहने वाले काफले को बेसरो सामान सिर्फ एक जात और आजादी के ख्वाब की तकमील के लिए निकल के देखती हूँ। और मैं देखती हूँ काय के एहसासात, खिताबात, जज्बात गुलामी की जंजीर को तोड़ देते हैं और पाकिस्तान मोरिज़े वजूद में आता है। सदर आली वकार, कायदे आज़म का आज का पाकिस्तान, जिसकी पाक फजाइया वो वाहिद फौज है जो हादसे के वक्त पैराशूट लेकर कूदते नहीं बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे गले लगाते हैं।
कि अली वकार विंग कमांडर नोमान इकराम की हुब्बुल वतनी तो देखिए कि तैयारी में खराबी होने के बावजूद अपनी जान हथेली पर रखकर सैकड़ों लोगों की जान बचाने की खातिर अपने तैयारी का रुख वीराने की जानिब मोड़कर इस धरती मौत की कौप में जा सोया। इसका बहता लहू इस शहीद की शहादत की गवाही देता हुआ पुकार उठा, ए वतन कोई दुश्मन तेरा पैदा नहीं होने देंगे, हम तेरे हुस्न को मेला नहीं होने देंगे। ए वतन, पाक वतन, तेरी फजाओं की कसम तेरे गुलजार को सहरा नहीं होने देंगे। सदर आली वकार कायदे आज़म का आज का पाकिस्तान, जिसने लाखों जाबाज सपूत जन्म दिए, जिसकी हिफाजत की खातिर कभी ISI एजेंट अपने अब्दुल कदीर बनकर वतन की सड़कों पर बेकारी बनकर इज्जत अजीज की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तो कभी बिलाल जफर शहीद बनकर दुश्मनाने वतन को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और ये कहते हैं, ए वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये पेशा, ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है, ये दर है, तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना दे, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं। बस क्या बात है बेटा, बात मिनाल जबरदस्त। JCT से स्कूल से, और तुमने मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे लड़की। क्या बात है भाई। तो अपने अल्फाज की बात आती है ना, तो बस अब रहना बड़ा मुश्किल होता। नेक्स्ट कंटेस्टेंट को मैं बुलवा रही हूँ, जवेरिया जो है सब मौजूद है, प्लीज आ जाए JCT से। जी जुनैद क्या कहेंगे? पहले जो बच्ची थी इनका नाम क्या था? मिनहाल। अब्दुल शकूर जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मंजर निगारी, तो ये फिर होती है वो मंजर निगारी कि आपको यहाँ बैठे हुए उस दौर पे लेके जाना, बेशक, और आपके अंदर वो जज्बात, हालांकि वो आपके सामने अभी वो हो नहीं रहा, वो वाकयात नहीं हो रहे, लेकिन आप उसको फील कर सकती हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। इन्होंने कहा नुमान हमारे वो है कमांडर, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अब मतलब वो फ्लाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अपनी जान दे दी। मेरे तो मतलब हालत और वो ऐसे ही, मैं फोर्सेस से जरा सा ज्यादा ही खास होता है, और अपने मुल्क के लिए कोई भी अपनी जान का नजराना देता है या अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो ये इतना बस हमारे दिल में ये जज्बे सब में हो। क्या कहती हैं उस्मा जी? बेशक हर पाकिस्तानी के अंदर जज्बा होना चाहिए, और हर कौम में ये जज्बा होता भी है। इसकी मिसाल यही है कि आप और हम यहाँ हैं और इन मासूम फूलों को सुन रहे हैं जो मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उसका फल आज हम खा रहे हैं। जी इस वक्त मौजूद है जवेरिया JCT हिलाल स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो चले बिस्मिल्लाह कीजिए। तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरे बाग महके हमेशा। सदर अली वकार, जब किसी कौम की तारीख के किसी दौर पर मायूसी और नाउमीदी के बादल घटाटॉप अंधेरी की तरह छा जाते हैं, तो इस कौम में कुदरत एक मर्द तवाना को मबूस कर देती है, जो नबाज़े वक्त यकीनी मुहक्कम की तस्वीरें मुजस्सम और नज़्बुल-ऐन को हक़ुल यकीन की इस्तकामत के साथ देखने और परखने की सलाहियत रखता है। जनाबे वाला, बड़े सगीर की शिकस्ता हाल तनज़्ज़ुली और पस्ती की गहराइयों में डूबे मुसलमानों को ओजे सुरैया बख्शने वाली शख्सियत मोहम्मद अली जिन्ना की है। यही वो मर्दे वाहिद हैं जिन्होंने तहरीके पाकिस्तान की लाजवाब दास्तां को रकम किया। जनाबे वाला, पाकिस्तान फकत 7 हर्फ नहीं बल्कि कायद की मेहनत का समर है, कायद की हयात की दास्तां है। पाकिस्तान वो किताब है कि जिसके हर सफ़े पर कायद का तस्करा मौजूद है। जनाबे वाला, नौज़ायदा मुमलिकत में खुराक की किल्लत ही महाजरीन की इबादतकारी का मसला है। कागज कलम की तंगी है, हुनरमंद अफरादी कुव्वत अगरचा ज्यादा है, मगर पढ़े लिखे अफसरान का बहरान है। इस नौमुलदा मुमलिकत को कागज से लेकर कलम तक, सुई से लेकर छत तक, कपड़े से लेकर खुराक तक, कराची से
जगह हर शे कमी का सामना है। लेकिन जनाबे वाला, इस नाजुक और पुरपेश हालात में जिस साबित कदमी, दौरंदेशी और जरूरतमंदी से हालात का मुकाबला करके मुल्क को मुत्तहिद और यकजा रखा, नाउमीदी, मायूसी और जुल्म जबर से निकाल कर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, फकत वो कायदे आज़म जैसी अजीम शख्सियत ही के कारनामे हैं। जनाबे वाला, आज नफ्सा नफसी का ऐसा आलम है कि इखलाकी इक़दार का जनाजा निकला कि अब निकला, मगर इन हालात में भी कायद के वारिसीन मुल्क को डूबने, टूटने और बिखरने से बचाने के लिए वतन सरगर्दा हैं। जनाबे वाला, औरतों को हकूक देने की बात हो, ये गुरबा और मसाकीन की जरूरियत का ख्याल हो, इस्लामी तजर्बा का कयाम हो, ये गैर मुस्लिमों की मजहबी सकाती आज़ादी हो, कायद के कौल, कायद के फरमुदात, कायद के नजरियात हमारे लिए मशले राह हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर हम आज के पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बना सकते हैं। खुदा करे तेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे तेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे हमेशा, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे हमेशा, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। शुक्रिया। शुक्रिया जवेरिया इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थी, इस वक्त JCT हिलाल स्कूल से। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 15 पर है सिद्रा अनवर, प्लीज जरा जल्दी आ जाएं JCT हिलाल स्कूल से, जल्दी से जी। हमारे पास अभी सिर्फ एक और कंटेस्टेंट रह गए हैं, ठीक है, और फिर हम इसको, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम इसको जजमेंट कर लेंगे, ठीक है, और आखिर में फिर हम लोगों ने एक थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी और केक कटेंगे, ठीक है। चले जी सिद्रा, आर यू रेडी? इजाजत है? जी जी बिल्कुल। सदर अली वकार, मेरी आंखों के सामने 31 अक्टूबर 2019 की सुबह 6 बजे का वो मंजर है जब रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस अपना खूबसूरत सफर तय कर रही है कि अचानक इस हसीन सफर को किसी दुश्मन की नजर लग जाती है और एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते आग इस ट्रेन को अपनी लपेट में ले लेती है। हर तरफ भयानक कयामत खेज मंजर दिखाई देता है, हर तरफ चीखों पुकार और मदद की सदाएं बुलंद होती हैं। इस वक्त ये कायद के पाकिस्तानी अपनी जान हथेली पर लिए इन मासूम और कीमती जानों की हिफाजत के लिए इंसानियत का सबूत देते हुए ट्रेन की जानिब लपकते हैं और कायद की अजीम मुमलिकत और कायद के पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। इसी तरह सदर अली वकार, कोरोना वायरस जैसे मुश्किल तरीन आज़माइशों भरे वक्त में जब लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, जब लोग बेघर हुए, जब लोगों से उनका रोजगार छिन गया, तो अली वकार तारीख गवाह है कि जो लोग साहिब इस्ताताअत थे सड़कों पर निकल आए, लोगों को रोजगार फराहम किया, लोगों को अशिया खुर्दनोश फराहम की और सफाए अव्वल पर रहे। जी हाँ अली वकार, यही है कायद का आज का पाकिस्तान। सदर अली वकार, कायदे आजम का ख्वाब था कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाया जाए, तो हमने इस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस इस मुल्क में कायम की, जो सड़क पर तड़पते बिलकते सिसकते शख्स की रंग, नस्ल, जबान, कौमियत नहीं बल्कि इंसानियत देखती है और दिलो जान से इसकी मदद करती है। सदर अली वकार, यही है कायद का आज का पाकिस्तान, जहां हमारी अफवाज सरों पर कफन बांधे दुश्मनों के सामने डट कर खड़े हैं, जहां हमारे फलाही इदारे सुबह शाम बेसहारा लोगों का सहारा बने हुए हैं। सदर अली वकार, यही है कायद का आज का पाकिस्तान, जहां हम सुकून की नींद सोते हैं, जहां हम सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। यही है कायद का आज का पाकिस्तान, जहां हम अपने त्योहार जोशो खरोश और जज्बे से मनाते हैं। सदर अली वकार, सदर अली वकार, सदर अली वकार, आइंदा आने वाले वक्त में हम खुलूसे दिल से ये अहद करते हैं कि कायद जैसा पाकिस्तानी चाहते थे हम वैसा पाकिस्तानी बन कर दिखाएं। कायद जैसी कौम चाहते थे हम वैसी कौम बन कर दिखाएं। हम अमीर, गरीब, पठानी, सिंधी, पंजाबी नहीं बल्कि कायद के आज के पाकिस्तानी हैं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा,
जब अपना काफिला अज़्म और यकीन से निकलेगा, जहां से चाहे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। बड़ी बात है जी, वस्सलाम। जबरदस्त। सदरा अनवर मौजूद थी JCT हिलाल स्कूल से, मोहम्मद सादिक JCT हिलाल स्कूल से प्लीज तशरीफ ले आए। टाइम बहुत कम रह गया है, हमने जो है इन बच्चों को ऑफ कोर्स ये खूबसूरत सी ट्रॉफीज देनी है, जजमेंट कर लीजिएगा जुनैद साहब प्लीज। मैम की भी जरा पूछ लें कुछ, साथ जजमेंट चलिए मैम से तो obviously मैम कुछ राय तो बर्तन लेनी को बता दीजिएगा कि बच्ची ने जी बिस्मिल्लाह कीजिए बेटा। जनाब सदर मजलिस और मोहतरम मेहमानानी गरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब्बे कुशाई का मौका मिला है वो है कायद आज़म का आज का पाकिस्तान। मुमलिकत पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, कायद के जोदे मुसलसल का नतीजा इकबाल का ख्वाब आज लहू लहू है। वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा और कायद ने उसके लिए अपनी जिंदगी लगा दी और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इसकी तरक्की और कामयाबी के लिए कोशिश रहे। जनाबी सदर, ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना और जिसके मकसद में शामिल था कि जमीन का ऐसा खित्ता जिसमें रब की इबादत में कोई ममानत ना हो, इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आजादी हो। जनाबे सदर, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि निफ सदी गुजर जाने के बावजूद हम इस मकसद से महरूम हैं जिसके लिए हमारे अब्बा अजदाद और इस्लाफ ने कुर्बानियाँ दी। जनाबे सदर, माँ ने अपने लख्त जिगर गोशों की कुर्बानियाँ दी, वालिदैन ने अपने औलादों को कुर्बान कर दिया। जिस अजीम मकसद के लिए ये कुर्बानियाँ दी गई वो शक्ला हासिल रहा। आज इस खुदादार मुल्क की नजरियाती सरहदें महफूज नहीं, आए दिन इस पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले हो रहे हैं और मेरे प्यारे मुल्क की नजरियाती सरहदें दुश्मनों के निशाने पर है। आज के कायदे आज़म के पाकिस्तान में इंसाफ बिकता है, झूठे गवाह वफर तादाद में बासानी मिल जाते हैं, आम है। आज के पाकिस्तान में शराबी नोशी आम है, बेहयाई आम है, निज़ाम तालीम अंग्रेजों के छोड़े हुए तरीके पर ही चल रहा है। यहाँ इज्जत महफूज नहीं, यहाँ बेईमानी रिश्वत आम है। जिस कायद ने ये मुल्क हमारे लिए हासिल किया, आज उसकी टूटी सड़कें, उबलते गटर और कचरे के ढेर हमसे चीख चीख कर कह रही है कि आप एहसान फरामोश हो, आप लोग मुझे कोखला कर रहे हो मगर मेरी तामीर में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हो। निसाल में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चले हैं रस्म कोई सर उठा के ना जिए, जो कोई चाहने वाला तेरी तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले। मोहतरमान, आज मिलकर अहद करे कि इस मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए हर पाकिस्तानी अपने किरदार अदा करेगा और इसे दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा अजमत वाला बनाए। थैंक यू। सॉरी बेटा, आपका मोहम्मद मरियम सादिक JCT स्कूल से। थैंक यू सो मच बेटा। जी नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेनी है 1 मिनट की। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। इसके बाद उन बच्चों ने जिन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ पर एक डिबेट कंपटीशन में पोजीशन ली है, उनके लिए ट्रॉफीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन वो बच्चे भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उनके लिए गिफ्टिंग है, केक है, बहुत कुछ है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।